हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्टडी। फ्रेंड्स, अब तक आपने यूएई में हुई अब तक की हैवीएस्ट रेनफॉल के बारे में सुन ही लिया होगा, जो कि मंडे नाइट से शुरू हुई और ट्यूसडे इवनिंग तक चली। ये एक अनयूजुअल इवेंट था क्योंकि यूएई एक एरिड अरेबियन पेनिनसुलर कंट्री है और यहाँ हैवी रेन यूजुअली नहीं ही होती है। हाउएवर, ओकेजनली बहुत ठंडे मंथ्स में इस रीजन में हैवी रेन देखने को भी मिल सकती है, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा बारिश नहीं होती है। फ्रेंड्स, आज हम इस हैवी रेनफॉल के कुछ कारणों जैसे क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू लाइक द कंटेंट, टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाइक दिस। फ्रेंड्स, आइए पहले जानते हैं कि आखिर दुबई में हुआ क्या। ये तूफान मंडे नाइट को शुरू हुआ और ट्यूसडे इवनिंग तक दुबई में 142 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, यहाँ की एवरेज रेनफॉल है सिर्फ 94.7 मिलीमीटर। अलैन शहर, जो दुबई से लगभग 130 किलोमीटर दूर है, यहाँ 254 मिलीमीटर रिकॉर्ड रेनफॉल विटनेस की गई, जबकि यूएई के ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड फुजाइरा में 145 मिलीमीटर रेनफॉल देखी गई। फ्रेंड्स, आखिर इस हैवी रेनफॉल का रीज़न क्या है? इन हैवी रेनफॉल का प्राइमरी रीज़न था एक स्टॉर्म सिस्टम जो कि अरेबियन पेनिनसुला से गुजर रहा था और गल्फ ऑफ ओमान क्रॉस कर रहा था। और इसके साथ साथ एक और रीज़न बताया जा रहा है जो कि है क्लाउड सीडिंग। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लाउड सीडिंग की वजह से ही दुबई में होने वाली रेनफॉल में हैवी इंक्रीज देखने को मिला। फ्रेंड्स, आइए पहले क्लाउड सीडिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ये सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल जैसे पार्टिकल्स को बादलों में इम्प्लांट करके आर्टिफिशियली रेन कराने का एक प्रोसेस है। क्लाउड सीडिंग में छोटे पार्टिकल्स को बड़े बारिश की बूंदों में कंसोलिडेट करने के लिए केमिकल्स को बादलों में स्प्रे करने के लिए एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, क्लाउड सीडिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें पहला है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इस मेथड में ठंडे बादलों में सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस जैसे आइस न्यूक्लियाई को बादलों में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें सुपर कूल लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। आइस न्यूक्लियाई आइस क्रिस्टल या स्नोफ्लेक्स या बर्फ के टुकड़ों के फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकते हैं, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की जगह पर बढ़ सकते हैं और रेन के फॉर्म में गिर सकते हैं। दूसरा है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में एयर करेंट्स को वर्टिकली बढ़ाकर बारिश को इंड्यूस कराने का एक मेथड है। इस प्रोसेस को स्टैटिक क्लाउड सीडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि यह प्रॉपरली वर्क करने वाली घटनाओं के सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। अगला है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इस मेथड में गर्म बादलों के बेस में फ्लेयर्स या एक्सप्लोजिव्स के थ्रू सॉल्ट जैसे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स के फाइन पार्टिकल्स का छिड़काव किया जाता है। ये पार्टिकल्स क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं और बादल की बूंदों की संख्या और शेप को बढ़ा देता है, जो बादलों की रिफ्लेक्टिविटी और स्टेबिलिटी को एनहांस करता है। फ्रेंड्स, क्लाउड सीडिंग के एप्लीकेशंस की बात करें तो क्लाउड सीडिंग सर्दियों में स्नोफॉल को बढ़ाने और माउंटेन्स पर स्नो पैक को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो आसपास के एरियाज में कम्युनिटीज़ के लिए नेचुरल वाटर सप्लाई को पूरा करने का काम करता है। क्लाउड सीडिंग स्नोफॉल को रोकने, फॉग को खत्म करने, ड्रॉट एरियाज में रेनफॉल को प्रेरित करने या फिर एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके चैलेंजेस की बात करें तो क्लाउड सीडिंग के लिए मॉइस्चर से भरे बादलों की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, जो हमेशा अवेलेबल या प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। क्लाउड सीडिंग ऐसे समय में नहीं होती है जब एडिशनल प्रेसिपिटेशन प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, जैसे कि हाई फ्लड रिस्क या बिजी हॉलीडे ट्रैवल पीरियड्स। क्लाउड सीडिंग का एनवायरनमेंट और हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि नेचुरल वाटर साइकिल को बदलना, केमिकल से मिट्टी और पानी को पॉल्यूट करना या फिर लोकल क्लाइमेट को अफेक्ट करना। फ्रेंड्स, क्या क्लाइमेट चेंज भी इस इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स ने सजेशंस दिए हैं कि इस इंसिडेंट के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न क्लाइमेट चेंज भी है, क्योंकि हायर टेम्परेचर वाटर के इवेपोरेशन की स्पीड को भी इंक्रीज कर देता है और ये इवेपोरेशन ना केवल ज़मीन से होता है बल्कि ओशन से भी होता है। मतलब जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर हीट होगा उतना ही ज़्यादा उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, स्टडीज़ बताती हैं कि हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी को लगभग 7% तक बढ़ा देता है। ये स्टॉर्म को और ज़्यादा डेंजरस बना सकता है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा सकता है, जो कि आखिर में फ्लड का कारण बन सकता है।
और अदर स्टडीज़ बताती हैं कि इंडिया के थार डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट एरियाज में क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, यूएई में टेम्परेचर में हैवी इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पिछले 60 ईयर्स में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, जो कि 1850 से लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज से काफ़ी ज़्यादा है। टेम्परेचर में इंक्रीज का प्राइम रीजन है हीट को ट्रैप करने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में इंक्रीज, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ह्यूमन एक्टिविटीज से स्टार्ट हुआ। फ्रेंड्स, किसी भी पर्टिकुलर एक्सट्रीम वेदर इवेंट को क्लाइमेट चेंज से जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स के पीछे और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एल नीनो और ला नीना जैसे नेचुरल क्लाइमेट चेंज के कुछ फैक्टर्स भी इस सब में कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।